हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन पहल क्लासेस। पहल क्लास के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम को लेकर के। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन या यू कैन से अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के जितने भी उपागम हैं उन सब उपागम की एक एक करके जो भी सिलेबस में मेंशन किया गया है उस सब की हम चर्चा करेंगे, उसको हम समझने का इस लेक्चर के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आइडियलिस्ट अप्रोच का मतलब होता है आदर्शवादी उपागम। आदर्शवादी उपागम एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि सिलेबस में मेंशन किया गया है उपागम अप्रोच, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो उपागम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने उपागम हैं वो सब कहीं ना कहीं सिद्धांत भी हैं, थियरी भी हैं। तो फिर देखते हैं एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। उपागम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोच? अप्रोच एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रस्तुत करता है। सेट ऑफ स्टैंडर्ड मतलब मानकों का समूह, मानकों का एक समूह है। मानक स्टैंडर्ड, इसके माध्यम से चीज़ों को देखने का प्रयत्न किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो घटित घटनाएं हैं वो सब कहीं न कहीं से उन्हें फैक्ट की संज्ञा दी जाती है, तथ्य। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो घटनाएं होती हैं वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तथ्य होते हैं। तो आप समझिए कि उपागम का काम है मानकों का एक समूह है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घटित घटनाएं या तथ्यों का अध्ययन करने के लिए प्रश्नों का चयन किया जाता है, और साथ ही साथ प्रश्नों का चयन करने के उपरांत उन घटित घटनाओं या प्रश्नों के समस्याओं को समझने के लिए डेटा का कलेक्शन किया जाता है, डेटा का संग्रहण किया जाता है। तो उपागम एक तरह का मानकों का समूह है। उस मानकों के समूह के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घटित घटनाओं को देखने का प्रयास करेंगे। यानी हम उन घटनाओं का चयन करेंगे जिसका हमें अध्ययन करना है, और जिन घटनाओं का हमें अध्ययन करना है उन घटनाओं से संबंधित आधार सामग्री डेटा का हम क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। तो आप समझिए कि जो अप्रोच है उपागम एक तरह का लेंस है, चश्मा। यानी जिस तरह का चश्मा आप लगाएंगे पूरी दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी, जो घटनाएं हैं वो वैसे ही दिखेंगे। देखिए, तथ्य तो तथ्य होते हैं, मसला तथ्य का नहीं होता है, मसला उन तथ्यों के इंटरप्रिटेशन का है, व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घटित घटनाओं के बारे में हमारी समझ, हम कैसे अपनी समझ को विकसित करते हैं, उन घटित घटनाओं के पीछे के कारणों के तह में जाते हैं, उन कारणों का पता लगाते हैं। तो आप समझिए कि उपागम एक दृष्टि है, चीज़ों को, घटनाओं को, समस्याओं को देखने की दृष्टि या दृष्टिकोण है, आप कुछ भी कह सकते हैं उसे। जिस तरह की दृष्टि होगी आपकी वैसी ही चीज़ें आपको दिखेंगी। जो उपागम है कभी कभी उसे मेथड या प्रणाली जिसे आप कहते हैं, मेथड, और दूसरा है टेक्निक कभी कभी एक में मिलाने का प्रयास किया जाता है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो अप्रोच है वही मेथड है और तकनीक भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, अंतर है। देखते हैं वो अंतर क्या है। जो मेथड है, मेथड का मतलब होता है जो प्रणाली है या पद्धति आप कह सकते हैं इसे, ये ज्ञान मीमांसी अभिग्रह है।
ज्ञान मीमांसी अभिग्रह, इसको आप बोलते हैं एपिस्टोमोलॉजिकल अजम्पशन। ये क्लियर दिख रहा है? एपिस्टोमोलॉजिकल अजम्पशन ज्ञान मीमांसी अभिग्रह है। यानी ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है जिसका आप अध्ययन करना चाहते हैं, कोई तथ्य है, कोई समस्या है, जिस किसी भी चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं, यानी जिसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने का एक क्या है? तरीका है। ज्ञान प्राप्त करने का यह तरीका है। ज्ञान मीमांसा या एपिस्टोमोलॉजी का मतलब ही होता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान के तत्व क्या हैं, ज्ञाता और ज्ञान के बीच का रिलेशन कैसा है, इन सब का अध्ययन ज्ञान मीमांसा के तहत किया जाता है। दूसरा एक और तत्व होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है कि तत्व की मीमांसा करते हैं कि जैसे जीवन और जगत के मूल में या घटित घटनाओं के पीछे कौन से तत्व जिम्मेदार हैं। एक तत्व जिम्मेदार है कि दो तत्व जिम्मेदार हैं कि बहुतत्व जिम्मेदार हैं। एक तत्ववादी, द्वैतवादी और बहुतत्ववादी, उन तत्वों का भी अपना एक नेचर होता है, प्रकृति होता है, यानी वो चेतन तत्व हैं या अचेतन तत्व हैं। जैसे हीगल के लिए वो तत्व क्या है? चेतन है। कार्ल मार्क्स के लिए वो तत्व क्या है? भौतिकवादी, भौतिक है ना। तो वो मेटाफिजिक्स है, तत्व मीमांसा, और ये ज्ञान मीमांसा है। तो आप देखिए मेथड जो होता है, दो तरह के मेथड होते हैं और प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं इससे। मेथड एक होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड ज्ञान प्राप्त करने का यह क्या है? डिडक्टिव यानी निगमनात्मक पद्धति। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के जो भी पिछले क्लासेस हुए हैं, जो भी पिछले लेक्चर्स हुए हैं, मेरी कोशिश रही है कि आप सब लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट को लेकर के आपकी स्पष्टता और बढ़े। एक तरह से हम पर्पसिव तरीके से चल रहे हैं। फैक्ट के पीछे थोड़ा, फैक्ट पर थोड़ा कम बल है अभी तक के लेक्चर में, लेकिन आगे हम कवर करेंगे, फैक्ट को भी शामिल करेंगे। अभी मेरा पूरा फोकस है कि आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने कॉन्सेप्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय प्रवेश है, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनका किताबों में, पुस्तकों में कहीं जिक्र नहीं होता है, बस सीधे नाम लेकर के लोग निकल जाते हैं, तो उन सब चीज़ों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट टॉक चल रही है इस समय। तो निगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति का मतलब होता है कि ज्ञान भीतर से बाहर जाता है। जैसे मकड़ी होता है, मकड़ी का जाला मकड़ी से बाहर निकलती है ना। तो ये मान लीजिए ये बुद्धि है। ऐसा माना जाता है कि जो माइंड है, इसमें ज्ञान क्या है? नॉलेज भरा हुआ है, कूट कूट करके ना। नॉलेज माइंड में कूट कूट करके भरा हुआ है, ईश्वर प्रदत्त है। और दुनिया को कैसा ज्ञान देना चाहिए? इसका ज्ञान किसको होता है? योगियों को होता है, ऋषियों को, मनीषियों को, साधु संतों, सन्यासियों, इन सबको होता है। और ये समाज के नेता बनते हैं, धार्मिक नेता भी बनते हैं, और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से ये ज्ञान, जैसे ईसा मसीह को ज्ञान प्राप्त हुआ, मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। तो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त कैसे हो रहा है? तो ये बुद्धिजन ज्ञान है, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। ईश्वर है ना, ईश्वर एक मसीहा को, एक अवतारी पुरुष को भेज देता है और वो घूम घूम कर पूरी दुनिया भर में ज्ञान का प्रसार करता है। विवेकानंद जी को भी ज्ञान था इस तरह का। तो यानी ज्ञान भीतर से बाहर निकलता है ना। अच्छा देखिए और क्या होता है। निगमनात्मक पद्धति का जो ज्ञान होता है अपने नेचर में वो बाध्यकारी होता है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। सभी मनुष्य मरणशील हैं, यह ज्ञान है, यह सिद्धांत है। ये किसी मनीषी को प्राप्त हुआ, उसने पूरी दुनिया भर में बताया।
अब जिसको डाउट है, जो मनुष्य है जिसको डाउट है कि वो मृत्यु को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ से उसका डाउट समाधान हो जाएगा। मान लो दीपक मनुष्य है ना, निहारिका मनुष्य है, ठीक है। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा? मनुष्य है ना, ये मनुष्य है और मनुष्य क्या है? मरणशील है। तो ये दीपक या निहारिका ये भी क्या होंगे? मरणशील होंगे, ठीक है। ये ज्ञान कैसा है? निगमनात्मक ज्ञान है, ठीक है। ये दीपक भी क्या है? मरणशील है। ये अनिवार्य ज्ञान है। ये सार्वभौमिक ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में लागू होगा, हर जगह, दुनिया भर में, हर जगह यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इसका। इस ज्ञान में तार्किकता है, इसका तार्किक रूप से खंडन नहीं किया जा सकता। तो देखिए, मेथड, डिडक्टिव मेथड, अंतर दिख रहा है कि नहीं? अप्रोच से, अप्रोच एक दृष्टिकोण है ना, चीज़ों को देखने का, घटनाओं को देखने का, घटित घटनाओं को देखने का। लेकिन मेथड क्या है? ज्ञान प्राप्ति का एक तरीका है। इसमें एक तरीका क्या है? डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड यानी DGP है ना, डिडक्टिव, जनरल टू पार्टिकुलर। DGP साहब, आप ऐसे समझिए, पूछता है कि जनरल, सामान्य से विशेष की ओर, है ना, ये कौन सा मेथड है? तो क्या बताएंगे? निगमनात्मक मेथड है। ये सामान्य कथन है ना, ये सामान्य ज्ञान है और कहाँ पहुँचे? विशेष पर। यह सभी मनुष्यों पर लागू होता है, तो इसलिए ये सामान्य है। और निष्कर्ष कहाँ पहुँच रहा है? पर्टिकुलर, एक विशेष पर, दीपक पर। तो ज्ञान कैसा हो गया? सामान्य से विशेष की ओर चलने वाला ज्ञान निगमनात्मक ज्ञान है। प्लेटो फिलासफर किंग था। प्लेटो का जो ज्ञान है इसी तरह का ज्ञान है, दार्शनिक है वो। दूसरा देखिए मेथड क्या है? इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है आगमनात्मक पद्धति, ज्ञान प्राप्ति का आगमनात्मक पद्धति। ज्ञान प्राप्ति का आगमनात्मक पद्धति। अब ये क्या है? देखिए, इसमें कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हमने बताया ना अभी, डिडक्टिव में क्या है? डिडक्टिव में DGP है ना, DGP। और इंडक्टिव में क्या है? PG है, ठीक है। यानी पार्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर। यह ज्ञान, डिडक्टिव ज्ञान नॉर्मेटिव था, और ये क्या है? एम्पिरिकल है, अनुभवात्मक ज्ञान है, हमारे अनुभव में आता है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, वो हमारे ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का क्या है? वो साधन है। यानी हम सामान्य पर पहुंचते हैं, विशेष से सामान्य पर पहुंचते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया समाज में कि विशाल एक मनुष्य है, सूरज एक मनुष्य है, अभिनव एक मनुष्य है ना। और दुनिया भर में आपने जहाँ जहाँ देखा तो मनुष्य क्या है? मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। ये आपके अनुभव में आ रहा है कि हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर मनुष्य क्या है? मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक उम्र के बाद जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर आप आप सामान्य को देख रहे हैं, आपके अनुभव में सामान्य नहीं आ रहा है, आपके अनुभव में विशेष आ रहे हैं, है ना। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया तो आपको लगेगा कि जहाँ जो भी मनुष्य हैं वो सभी के सभी क्या होंगे? मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो इसमें देखिए ठीक उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जैसे दीपक मनुष्य है, और मान लीजिए, ले लीजिए अभिनव मनुष्य है ना। और क्या देख रहे हैं? एक तो मान लीजिए ये स्टेटमेंट है, दीपक मनुष्य है आपका पहला। दूसरा जो है दीपक मरणशील है, इसलिए। और भी आप देखेंगे, और भी ऑब्जर्वेशन जब आपका बढ़ता जाएगा तो आप देखेंगे कि जितने विशेष आपको दिख रहे हैं सब क्या हैं? मरणशील हैं। तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे
कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये आपका निष्कर्ष आएगा। तो ये जो ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है? ये अनुभवात्मक ज्ञान है। ये आपके ऑब्जर्वेशन पर, आपके अनुभव में आया हुआ ज्ञान है। और अनुभवात्मक ज्ञान में अनिवार्यता नहीं होती है। जो आगमनात्मक ज्ञान है उसमें अनिवार्यता नहीं होती है। जैसे जैसे आपका ऑब्जर्वेशन आपका परिष्कृत होता जाएगा, आपके ज्ञान में और सुधार होता जाएगा। जैसे गणित का ज्ञान क्या है? निगमनात्मक ज्ञान है। उस ज्ञान में अनिवार्यता है, 2 धन 2 4 होगा तो 4 होगा ही। लेकिन आगमनात्मक ज्ञान जैसे साइंस का ज्ञान है, फिजिक्स का ज्ञान है ना। फिजिक्स में क्या है? हाँ, जो भी नेचुरल साइंसेज हैं, ये संभावना है। आज जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर आपने सिद्धांत बना दिया। कल यदि आपका ऑब्जर्वेशन बदलता है, परिष्कृत होता है, तो सिद्धांत भी क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे जैसे आपने जौनपुर में देखा हंस सफ़ेद है, आपने बनारस में देखा हंस सफ़ेद है, लखनऊ चले गए, पूरे पूर्वांचल छान मारे, हर जगह आपको हंस सफ़ेद मिला। दिल्ली भी गए, वहाँ भी हंस, पंजाब हरियाणा, पूरे भारत भर में। पाकिस्तान चले गए, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, आप जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ आपको हंस कैसा दिखा? सफ़ेद दिखा। आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता गया। तो आपने बोला, आपने ज्ञान गढ़ा क्या? सभी हंस सफ़ेद होते हैं। सभी हंस सफ़ेद होते हैं। जहाँ होते हैं ना, वो क्या है? वो सिद्धांत है। सिद्धांत के माध्यम से चीज़ों की व्याख्या कर, अभी देखते हैं, उसको बाद में देखेंगे। सभी हंस सफ़ेद होते हैं। अब हो सकता है फ्यूचर में 10 साल 20 साल बाद जौनपुर में कोई एक काला हंस दिख गया है, एकदम पूरा उसका व्यवहार सब कुछ हंस की ही तरह है, सारी एक्टिविटी उसकी हंस की तरह है, लेकिन उसका कलर क्या है? ब्लैक है। आपका ज्ञान परिष्कृत हुआ, आपका अनुभव बदला। अब तब आप सभी नहीं कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? आपको थोड़ा सा डाउट होगा, तो आप इसको परिष्कृत करेंगे कि अधिकांश हंस सफ़ेद होते हैं। एक अपवाद आ गया ना। या मान लीजिए एक ही आपको दिखा और 10-20 साल तक कुछ नहीं, तो कह देंगे अपवाद, एक्सेप्शंस आर वेलकम। विज्ञान में भी अपवाद चलते हैं, है कि नहीं है? जो परमाणु स्ट्रक्चर की जब हम व्याख्या करते हैं वहाँ पे, तो आप देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो वहाँ भी जो चीज़ें हैं उसमें भी जो है कक्षाएं, जो सेल्स हैं, वहाँ भी है ना, नियम को वहाँ भी फॉलो नहीं होता है, तो कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस। लेकिन यदि आपको कुछ हंस काले दिखने लगे तो आप फिर क्या कहेंगे? अधिकांश हंस सफ़ेद होते, यानी आप अपने ज्ञान को मॉडिफाई कर रहे हैं, बदल रहे हैं, है ना। और यदि अधिक संख्या में आपको दिखने लगे काले भी 10-20 साल बाद, तब आप कहेंगे कि कुछ हंस सफ़ेद होते हैं। जैसे ही कहा जाता है कि कुछ हंस सफ़ेद हैं, इसका मतलब है कि कुछ और भी जो है जो सफ़ेद नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि सभी नेता भ्रष्ट हैं, तो इसका मतलब है कि सभी नेता भ्रष्ट हैं। जब हम ये कहते हैं कि कुछ नेता भ्रष्ट हैं, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी नेता भ्रष्ट हैं। कुछ नेता भ्रष्ट हैं में यह बात भी शामिल है कि कुछ नेता क्या हैं? ईमानदार हैं। अनुभवात्मक ज्ञान, है ना, ये क्या है? ये पार्टिकुलर से जनरल की ओर जाता है, सामान्य से विशेष की ओर जाता है। अनुभव में विशेष आते हैं, सामान्य नहीं आते हैं। जॉन लॉक ने क्या बोला कि जन्म के समय मस्तिष्क क्या है? कोरे स्लेट की भांति है। कोरा स्लेट, कैसा स्लेट? अनुभव से इसमें ज्ञान भरता है। जॉन लॉक अनुभववादी है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति है कौन? आगमनात्मक पद्धति। इंडक्टिव जो मेथड है वो क्या है? साइंटिफिक मेथड है। दैट्स वाई एरिस्टोटल वाज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लेटो वाज कंसिडर्ड फिलोसफर और अरस्तु साइंटिस्ट। समझ रहे? तो राजनीति विज्ञान जैसे ही कहते हैं तो आ गया, ये वैज्ञानिक पद्धति है। आगमनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। तो आपने देखा इसमें, देखिए ये आगमनात्मक पद्धति में ज्ञान जो है बाहर से क्या आता है? भीतर आता है मस्तिष्क में। ये माइंड है,
इसमें ज्ञान ये सब आ रहा है। लाइक जैसे चींटियाँ होती है ना, चींटी कई जगहों से सारी चीज़ें ले आती हैं, एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। और ये क्या है, निगमनात्मक में, डिडक्टिव मेथड में क्या है, ये माइंड है, इसमें से ज्ञान बाहर जाता है मकड़ी की तरह, मकड़ी के जाले की तरह। तो आपने देखा अप्रोच और मेथड में अंतर है कि नहीं है। सीधे अप्रोच पे आ सकता था, आइडियलिस्ट अप्रोच, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा पहले उपागम के बारे में भी चर्चा कर लिया जाए कि ये होता क्या है, फिर देख लेंगे उसे आइडियलिस्ट अप्रोच। टेक्निक, टेक्निक, तकनीक, तकनीक या प्रविधि, ये क्या है, ये जो डेटा हमारे होते हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शंस के तरीके हैं। आप डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, या तो आपका प्राइमरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, है ना। आप सैंपल सर्वे करते हैं ना, सैंपल उसमें लेते हैं, छोटा सैंपल है, साइज मतलब आप उसमें कितनी पॉपुलेशन को शामिल करते हैं, आपके जो सैंपल है उसमें आप किस एरिया को शामिल करते हैं। जैसे यदि आपको जौनपुर का अध्ययन करना है तो जौनपुर में क्या सिर्फ आप ओलंदगंज का अध्ययन करेंगे या पूरा जौनपुर शामिल करेंगे, तो ये आपका साइज डिपेंड करता है। उसमें भी समाज के हर क्षेत्र, हर जाति विशेष के लोगों को, हर सामाजिक आर्थिक हैसियत के लोगों को शामिल करेंगे या कुछ को शामिल करेंगे, कुछ को छोड़ देंगे। तो साइज कैसा है, उसमें कितनी विविधता है ना। जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार विधि, ये सब क्या है, जो डेटा कलेक्शन के क्या है 7 तरीके हैं, इसको बोलते हैं टेक्निक। अप्रोच का थियरी से अंतर है, थियरी यानी सिद्धांत, देखिए सिद्धांत क्या है, ऐसे समझिए, यथार्थवादी उपागम, आप देखें आपके सिलेबस में मेंशन है उपागम, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत भी है, या इसी यथार्थवाद को यथार्थवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। कोई उपागम सिद्धांत कब बनता है, हमने बताया कि उपागम यह डिटरमिन करता है कि आपके लिए कौन सा फैक्ट मैटर करेगा और कौन सा फैक्ट मैटर नहीं करेगा। यानी अप्रोच इज ऑल अबाउट विच फैक्ट्स मैटर एंड विच डू नॉट। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप किस घटनाओं का अध्ययन करना चाहते हैं। घटनाएं तो बहुत सी हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। आप रिसेंट कोई घटना उठा लीजिए, जैसे बीते साल 15 अगस्त को तालिबानी ताकतों ने अफगानिस्तान की सरकार को सीज कर लिया। आप इस घटना का अध्ययन करना चाहते हैं, या भारत पाकिस्तान में जो संघर्ष हो रहे हैं, इन संघर्ष के तह में जाना चाहते हैं, है कि नहीं। या भारत और चीन के बीच में जो संघर्ष है, संघर्ष क्यों हो रहे हैं, इसका अध्ययन करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सहयोग के तत्वों का अध्ययन करना चाहते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो भारत और चीन के बीच में सहयोग को फिर से स्थापित कर सकते हैं, संबंधों को मधुर बना सकते हैं। तो दृष्टिकोण यह डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कौन सी समस्या को आप समझना चाहते हैं, किसका आप अध्ययन करना चाहते हैं। तो ये है उपागम दृष्टिकोण। और बताया कि दृष्टिकोण सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जिसके माध्यम से आप समस्याओं का चयन करते हैं अध्ययन करने के लिए, और उसके लिए आप आधार सामग्री जुटाते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। अब देखिए थियरी का क्या काम है। एक चीज़ और, उपागम में आप समझिए दृष्टिकोण को लेकर के अक्सर कहा जाता है, जैसे ये आपका मान लीजिए गिलास है, ये आपका गिलास है ना, इसमें जो है वाटर है ना, क्या है वाटर, पानी। अगर आपसे इसको पूछा जाए इसके बारे में, तो जिसकी जैसी दृष्टि होगी, जो नकारात्मक दृष्टि वाले होंगे, जो हर चीज़ में कमी ही कमी देखते हैं, उनके लिए क्या होगा, कहेंगे कि गिलास आधा खाली है। उनकी दृष्टि कैसे होगी, उनको गिलास क्या आधा खाली दिखेगा। लेकिन जो सकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, पॉजिटिव अप्रोच वाले हैं, उनको क्या दिखेगा कि गिलास आधा भरा है।
दृष्टि की बात है, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही चीज़ें आपको दिखेंगी। ये फैक्ट है। फैक्ट ये है कि ये गिलास है और गिलास में यहाँ तक आधा पानी है, अब वो खाली है कि भरा हुआ है, ये व्याख्या का मुद्दा है ना। फैक्ट क्या है कि गिलास में आधा पानी है, ये फैक्ट है। व्याख्या क्या हो रही है? हमेशा तथ्य की जो व्याख्या होती है उसी व्याख्या को लेकर के विवाद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना, वैचारिक मतभेद। कोई कहेगा जी आधा गिलास भरा है, कोई कहेगा नहीं खाली है। समझ में आई बात? व्याख्या। तो आप कैसी व्याख्या करेंगे? जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आप व्याख्या भी करेंगे। थियरी, सिद्धांत पे आइए। सिद्धांत व्याख्या करने का काम करता है, यानी कारणों के तह में जाता है। समस्या का जो कारण है, मूल कारण है, उन तह में जाता है कि कोई समस्या क्यों है। या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसे मान लीजिए तालिबानियों ने अफगानिस्तान की सत्ता को कैप्चर किया, सरकार को सीज किया, तो तालिबानी क्यों सीज कर पाए, है ना? क्यों अफगानिस्तान की आर्मी, नेशनल आर्मी या अफगानिस्तान की जो सरकार है वो तालिबानी ताकतों के आगे घुटने टेक दिए, कोई प्रतिरोध तक नहीं हुआ? क्यों? समझना है ना क्यों। अब आप तो उन क्यों, यानी जब आप व्याख्या करने जाते हैं तो आप थियरी का, वही उपागम थियरी बन जाती है। जैसे आप कहते हैं कि यथार्थवादी सिद्धांत, इसका मतलब है सिद्धांत का काम है व्याख्या करना, कुछ ऐसे नियमों की पता लगाना जिन नियमों के आधार पर आप किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हैं, और भविष्य के लिए आप भविष्यवाणी भी करते हैं कि यदि ऐसी ही परिस्थितियां रही आगे भी तो इस तरह की चीज़ें फिर से होंगी, है ना। भविष्योन्मुखी होते हैं, भविष्य की भी झलक देखते हैं। सिद्धांत, थियरी। आप देखिए जो यथार्थवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत के पीछे जो यथार्थवाद लगा हुआ है ये क्या है? उपागम है। उपागम यानी दृष्टि। यानी आप जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घटित घटनाओं की व्याख्या करते हैं तो कौन सा उपागम लगा के कर रहे हैं? यथार्थवादी उपागम। अगर आदर्शवादी रहता, आदर्शवादी सिद्धांत, तो आइडियलिस्ट अप्रोच, यानी आप आदर्शवादी दृष्टि। उदारवादी सिद्धांत है, इसका मतलब है कि आप जो घटनाएं घटित हो रही हैं आप कौन सा उपागम लगाए हैं? दृष्टिकोण उदारवाद का। आपने उदारवाद का चश्मा से यदि दुनिया को देखेंगे तो दुनिया आपको दूसरी दिखेगी। यथार्थवादी दृष्टिकोण से जब दुनिया को देखेंगे तो दुनिया आपको अलग दिखेगी। नारीवादी दृष्टिकोण से, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से यदि आप दुनिया को देखेंगे तो दुनिया आपको एकदम अलग दिखेगी। कैसे? थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टि, ये उपागम की बात हो रही है। मनुष्य स्वभावतः क्या है? स्वार्थी है, हिंसक है, क्रूर है, शक्ति पिपासु है, युद्ध प्रिय है। कैसा मनुष्य है? हाब्स का मनुष्य है, मैकियावेली का मनुष्य है, मार्गेंथाउ का मनुष्य है। अब मनुष्य के बारे में ऐसी दृष्टि है तो विश्व दृष्टि, यानी जो व्यवस्था है, जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं आएंगी, राजनीतिक व्यवस्थाएं आएंगी, आर्थिक व्यवस्थाएं आएंगी, धार्मिक सांस्कृतिक जो भी व्यवस्थाएं आएंगी, सब व्यवस्थाओं का निर्माता कौन है? मनुष्य है। और मनुष्य कैसा है? मूलतः क्या है? दुष्ट है। तो हर जो भी व्यवस्था बनाएगा उसमें दुष्टता तो आएगी ना, संघर्ष होंगे, मतभेद होंगे, विवाद होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अब दो देशों के बीच में संघर्ष हो रहे हैं, तो संघर्ष क्यों हो रहे हैं? तो यथार्थवादी चश्मा लगाएंगे तो पहले तो पूरी दुनिया में आपको संघर्ष ही संघर्ष दिखेगा, आपको पूरी दुनिया संघर्षमय दिखेगी, रक्त पिपासु दिखेगी। ऐसा लगेगा कि सब लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है ना। हर जगह आपको मार काट, हिंसा, धोखाधड़ी दिखेगा। अपना हित सबसे पहले, दूसरों का हित भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं, अपना हित सधना चाहिए, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति दिखेगी आपको। यानी ये एक ही चीज़ इस अराजक अवस्था में बस एक चीज़ आपकी मदद करेगी, वो है पावर। आप जितना ज़्यादा शक्तिशाली होंगे आपके हित उतने ही सुरक्षित होंगे। तो आप सोचिए कि यदि पहले तो यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो घटित घटनाएं हैं,
जैसे ही आप यथार्थवादी दृष्टि लगाएंगे पूरी दुनिया में आपको संघर्ष, मतभेद, विवाद दिखेगा, और वैसे ही घटनाओं का आप चयन करेंगे अध्ययन करने के लिए। जहाँ जहाँ विवाद है, जहाँ जहाँ संघर्ष है, जिन जिन देशों के बीच में जिस जिस चीज़ को लेकर के विवाद है, संघर्ष, उसी का अध्ययन करेंगे आप। और जब आप उस चीज़ का चयन करते हैं अध्ययन करने के लिए, तो फिर वैसे ही आप डेटा भी कलेक्शन करेंगे, है ना, वैसे ही आप डेटा कलेक्शन करेंगे। तो ये है यथार्थवादी दृष्टि। अब जरा दृष्टि बदल लीजिए, उदारवादी दृष्टि लगा लीजिए। उदारवादी दृष्टि देखिए, मनुष्यों के बारे में क्या इसकी दृष्टि है कि मनुष्य मूलतः स्वभावतः क्या है, अच्छा है ना, वो विवेकशील है, वो तार्किक है, और वो परोपकारी भी है। यथार्थवाद के ठीक विपरीत इसकी दृष्टि है, यानी मनुष्य उदारवादी दृष्टि में कैसा है, मनुष्य परोपकारी है, उसके अंदर सहयोग की भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करता है, समाज का गठन करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना। तो मनुष्य क्या है, सहयोगी है, नेचर से क्या है, स्वभाव से क्या है, अच्छा है। तो वो जो भी संगठन बनाएगा, जिस तरीके का संगठन बनाएगा, वो सब के सब संगठन भी क्या करेंगे, अच्छे होंगे, सहयोग को बढ़ाने वाले होंगे, प्रोग्रेस होगा, विकास होगा, सबका साथ सबका विकास। तो अब जब ऐसी दृष्टि है तो दुनिया भर में आपको सहयोग ही सहयोग दिखेगा, है ना, कहीं कोई गड़बड़ी दिखेगी ही नहीं आपको। अगर किसी के बारे में आपने अच्छी धारणा बना लिया तो उसके गलत कार्य में भी आप उसकी गलती नहीं देख पाएंगे, आपको उसमें अच्छाई ही दिखेगी। मूल बात है हमारी दृष्टि। यदि हमारी दृष्टि पॉजिटिव है तो दुनिया भर में हम सकारात्मक चीज़ों को देखेंगे और उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो सहयोग को बढ़ाने वाले हों। तो दृष्टि जैसे ही बदली, हमारा व्यू, जो चीज़ों को देखने का जो तरीका है वो सब बदल जाता है, तो समझने का तरीका भी बदल जाता है। तो ये बात समझ में आया कि जो उपागम है वो सिद्धांत से किस तरह से अलग है। आप कंफ्यूज मत कीजिए, है ना। उपागम एक सीमा के बाद जब वो चीज़ों की, घटनाओं की व्याख्या करने लगता है तो वो सिद्धांत बन जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यह माना जाता है कि अभी सिद्धांत कोई ठोस सिद्धांत नहीं है, सब सिद्धांत बनने की अवस्था की ओर जा रहे हैं। अभी कोई ठोस सिद्धांत नहीं है, अभी जो भी है उपागम के स्तर पे ही है ना। लेकिन जैसे ही व्याख्या करेंगे, व्याख्या का तत्व जैसे ही शामिल होता है तो वही उपागम सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। तो कुछ 2-4 शब्द थे, उपागम, मेथड, टेक्निक और सिद्धांत, थ्योरी। अच्छा देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम आइडियलिस्ट अप्रोच कहें या आइडियलिस्ट थियरी कहें तो आप समझ जाइए, जैसे ही जब किसी घटनाओं की व्याख्या होगी तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, सिद्धांत है। और जब हम चीज़ों को देखने भर की बात करेंगे तो आप वहाँ पे समझिए कि वो कौन सा क्या लगा है, वहाँ पे उपागम है, वो दृष्टिकोण है। जब हम देखते हैं वो दृष्टिकोण है ना। और लेकिन जैसे ही व्याख्या करने की कोशिश होगी तो आप समझिएगा कि वही उपागम क्या है, सिद्धांत के रूप में है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये लेक्चर उपयोगी लगेगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, थैंक्स ऑल।